नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। अक्सर शायद इस पर उतनी बात नहीं होती। मेरा मतलब है अनुसूचियों से। हाँ बिल्कुल, अनुसूचियाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। जी। तो इरादा यही है कि इसके जरिए हम समझें कि ये अनुसूचियाँ हैं क्या और क्यों ये भारत की शासन व्यवस्था के लिए इतनी जरूरी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दिलचस्प बात ये भी है ना कि शुरू में तो सिर्फ 8 थी। जी हाँ, संविधान लागू होने के समय सिर्फ 8 थी और आज 12 हैं। तो ये क्यों बढ़ाई गई, क्या खास है इनमें? चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये अनुसूचियाँ एक तरह से संविधान की मदद करती हैं। मदद करती हैं कैसे? मतलब संविधान के जो मूल अनुच्छेद हैं उनको बहुत लंबा और बोझिल होने से बचाती हैं। अच्छा। जो ज्यादा विस्तृत जानकारी है, जो लिस्ट्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सब इनमें डाल दी गई ताकि मूल टेक्स्ट साफ सुथरा रहे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ कोई अपेंडिक्स या परिशिष्ट नहीं है जी। ये संविधान का ही हिस्सा है, अभिन्न अंग। ठीक है, तो शुरुआत करें फिर उन पहली 8 से जो संविधान के साथ ही आई थी। हाँ बिल्कुल, ये तो नींव है एक तरह से। नींव मतलब ये जमीनी स्तर पर चीजों को लागू करने में मदद करती हैं? हाँ, प्रशासन से जुड़े, आधिकारिक क्षेत्र से जुड़े, मतलब जो भी जरूरी बारीकियां हैं वो इनमें हैं। अच्छा। वरना सोचिए, अगर ये सब भी आर्टिकल्स में होता तो संविधान कितना मुश्किल हो जाता पढ़ने में। हाँ, बात तो सही है। ये उसे व्यावहारिक बनाती हैं। तो पहली अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें है भारत के सभी राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। और उनका दायरा भी, मतलब कहाँ तक फैले हैं। जी हाँ, उनके भौगोलिक क्षेत्र का पूरा ब्यौरा। तो ये तो एक तरह से देश के नक्शे का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वर्जन हो गया। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की जो टेरिटोरियल बनावट है उसका आधार है। जब भी कोई नया राज्य बनता है या मान लीजिए किसी राज्य का बंटवारा होता है या किसी केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस बदलता है, जैसे अभी हाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हुआ। बिल्कुल, तो इसी पहली अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। ये जरूरी है। ये तो भारत की एकता और अखंडता का एक तरह से दस्तावेजी सबूत है। हाँ, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची, इसमें तो सैलरी वगैरह की बात है ना? हाँ, सैलरी, भत्ते, विशेषाधिकार। किन लोगों के लिए? जो बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। हाँ, विधानसभाओं के भी, फिर राज्यसभा और विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सीएजी भी। जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन भत्ते इसी अनुसूची में तय होते हैं। सुनने में शायद ये उतना रोमांचक ना लगे, पर इसकी अहमियत क्या है? मतलब क्यों जरूरी है ये सब लिखना? नहीं, इसकी अहमियत बहुत है। देखिए, ये जो इतने ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, उनकी स्वतंत्रता बनी रहे, वो निष्पक्ष होकर काम कर सकें। हाँ, ये जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें एक निश्चित और पर्याप्त सैलरी मिले, ताकि कोई बाहरी दबाव या लालच काम ना करे। बिल्कुल, ये लोकतंत्र और संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। समझ गई। और तीसरी अनुसूची, वो भी कुछ इसी तरह की है? हाँ, वो शपथ से जुड़ी है, ओथ या एफर्मेशन। अच्छा, इसमें भी वही लोग शामिल हैं जिनके वेतन की बात दूसरी अनुसूची में थी? वो तो है ही, साथ में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य, मंत्री, यहाँ तक कि जो चुनाव लड़ते हैं वो उम्मीदवार भी। तो मतलब कौन क्या शपथ लेगा उसका पूरा फॉर्मेट इसमें दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, हर पद के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का क्या प्रारूप होगा वो इसमें लिखा है। आपने कहा शपथ या प्रतिज्ञान, इनमें कोई फर्क है? हाँ, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। क्या? शपथ यानी ओथ, वो अक्सर ईश्वर के नाम पर ली जाती है। अच्छा। और प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन, उसमें ईश्वर का नाम लिए बिना सत्य निष्ठा से पुष्टि की जाती है। ये क्यों? मतलब दो अलग अलग क्यों? ये इसलिए ताकि जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते या अलग अलग धर्मों के हैं, वो भी बिना किसी धार्मिक दबाव के पद ग्रहण कर सकें और संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर कर सकें। ये तो भारत की धर्मनिरपेक्षता को भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, और हर पद की शपथ का फॉर्मेट थोड़ा अलग भी होता है, जो उस पद की खास जिम्मेदारियों को बताता है। अच्छा, चलिए अब चौथी अनुसूची पर आते हैं। ये राज्यसभा से जुड़ी है ना? जी हाँ, इसमें ये बताया गया है कि किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो सीटों का बंटवारा कैसे होता है? ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे को दिखाता है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहते हैं। हाँ, तो हर राज्य का उसमें प्रतिनिधित्व होता है। सीटें मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। लेकिन बिल्कुल सीधे अनुपात में नहीं। पूरी तरह अनुपात में नहीं।
छोटे राज्यों को भी कम से कम कुछ सीटें मिलें, इसका ध्यान रखा गया है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। अब 5वीं अनुसूची, ये थोड़ी अलग लगती है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में खास प्रावधान है। जी। इसका मतलब ये है कि संविधान खुद मानता है कि देश के कुछ इलाके और समुदाय ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल। भारत में विविधता सिर्फ भूगोल या भाषा की नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी बहुत है। हाँ। तो 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए खास इंतजाम करती है जहां अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी रहती है। अच्छा, ये कौन से क्षेत्र हैं? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में जहां भी ऐसे क्षेत्र हैं उनके लिए है। अच्छा, उन 4 राज्यों के लिए अलग है। हाँ, उनके लिए 6ठी अनुसूची है, उस पर अभी आते हैं। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची का मकसद क्या है? मकसद है इन समुदायों की जो खास संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, जमीन पर उनके अधिकार हैं, उनको बचाना, उन्हें शोषण से बचाना। हाँ, और उनका विकास भी सुनिश्चित करना। इसके तहत राज्यपाल को काफी शक्तियां दी गई हैं। जैसे वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून को उस इलाके में लागू होने से रोक सकते हैं या कुछ बदलाव करके लागू कर सकते हैं। अच्छा। और वहाँ एक जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। और 6ठी अनुसूची, जैसा आपने कहा, वो सिर्फ 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके लिए एकदम अलग से व्यवस्था क्यों? क्या खास है इनमें? देखिए, इन 4 राज्यों की जो जनजातीय आबादी है और उनका जो ऐतिहासिक और प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा अलग है। तो संविधान बनाने वालों को लगा कि यहाँ और भी ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी की जरूरत है। तो इसमें क्या व्यवस्था है? 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या एडीसीज। कहीं कहीं क्षेत्रीय परिषदें भी बनती हैं। ये परिषदें क्या करती हैं? ये सिर्फ सलाह नहीं देती, इनके पास काफी विधायी, कार्यकारी और यहाँ तक के न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। मतलब कानून बनाने की शक्ति? हाँ, जैसे वो अपनी जमीन, जंगल, शादी ब्याह, संपत्ति के मामले, पारंपरिक रीति रिवाज, इन सब पर कानून बना सकती हैं। और स्कूल अस्पताल चला सकती हैं, छोटे मोटे मामलों में टैक्स लगा सकती हैं, न्याय भी कर सकती हैं। अरे वाह, ये तो 5वीं अनुसूची से काफी ज्यादा अधिकार हो गए। हाँ, ये बहुत ज्यादा स्वायत्तता है, एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसी संरचना है ये। वाकई ये तो बहुत दिलचस्प है कि संविधान कितनी बारीकी से अलग अलग जरूरतों का ध्यान रखता है। जी। अच्छा, अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। इसके बारे में तो काफी सुना है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ी है। हाँ, विधायी शक्तियों को बंटवारा मतलब कौन कानून बनाएगा। 3 लिस्ट है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तो हमारे फेडरल सिस्टम की जान है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। ये तय करती है कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। तो पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। हाँ, इसमें वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, करेंसी, रेलवे, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा वगैरह। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। सिर्फ और सिर्फ संसद। इसमें अभी करीब 100 विषय हैं। ठीक है। फिर है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेती, जेल, स्थानीय शासन। इन पर राज्य सरकारें मतलब राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। हाँ, सामान्य हालात में इसमें करीब 61 विषय हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों? जैसे शिक्षा, जंगल, जंगली जानवरों का संरक्षण, ट्रेड यूनियन, शादी तलाक, उत्तराधिकार वगैरह। इसमें करीब 52 विषय हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया और उनमें टकराव हो गया तो आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये बंटवारा तो बहुत जरूरी है, लेकिन शायद इसी को लेकर केंद्र राज्यों में तनाव भी रहता होगा। हाँ, बिल्कुल रहता है। अक्सर ये बहस होती है कि कौन किसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है, या किसी विषय को एक लिस्ट से दूसरी में डालना चाहिए या नहीं। ये शक्ति संतुलन का एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर के कामों का बंटवारा। कुछ काम सिर्फ केंद्र देखेगा, कुछ राज्य, और कुछ पर दोनों मिलकर कर सकते हैं। पर अगर मतभेद हो तो केंद्र की बात मानी जाएगी। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब 8वीं अनुसूची। इसका ताल्लुक तो भाषाओं से है। जी हाँ, ये उन भाषाओं की लिस्ट है जिन्हें भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थीं इसमें? तब इसमें 14 भाषाएं थीं। और अब संशोधनों के बाद ये संख्या बढ़कर 22 हो गई है।
कौन कौन सी जोड़ी गई बाद में? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस लिस्ट में शामिल होने से क्या फायदा होता है भाषा को? उसे सरकारी मान्यता मिलती है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल हो सकता है, उसके विकास और प्रमोशन के लिए सरकार मदद करती है। ये भारत की जो इतनी भाषाई विविधता है उसको एक संवैधानिक पहचान देता है। बिल्कुल, ये उसका प्रतीक है। तो ये थी वो शुरुआती 8 अनुसूचियां, मतलब जो संविधान के साथ ही थीं। जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जरूरतें बदली और संविधान में 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। हाँ बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता विकसित होता दस्तावेज है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां हैं, वो दिखाती हैं कि समय के साथ नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां आईं और उनके हल के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। जी, ये संशोधन दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना लचीला है, कितना एडेप्टिव है। तो इनमें सबसे पहले 9वीं अनुसूची, ये तो 1951 में ही आ गई थी पहले संविधान संशोधन से। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में। और ये काफी चर्चा में भी रहती है, थोड़ी विवादास्पद भी। इसमें डाले गए कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने से सुरक्षा मिलती है कुछ आधारों पर। जी। ऐसा क्यों किया गया था? क्या ये जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। 9वीं अनुसूची लाने का जो मूल मकसद था, वो था भूमि सुधार और जमींदारी खत्म करने जैसे कानूनों को बचाना। अच्छा, उनको क्यों बचाना था? उस समय ऐसा महसूस किया गया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए ये सुधार बहुत जरूरी है और इन्हें जल्दी लागू करना है। और डर था कि लोग कोर्ट चले जाएंगे। हाँ, डर था कि संपत्ति के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के आधार पर लोग कोर्ट जाएंगे और ये कानून अटक जाएंगे। तो 9वीं अनुसूची में डालकर उन्हें बचा लिया गया। हाँ, शुरुआत में ये व्यवस्था थी कि इस अनुसूची में डाले गए कानूनों को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन क्या ये आज भी वैसा ही है? नहीं, यहाँ एक बड़ा लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी, और बाद के फैसलों में, खास तौर पर IR कोयलो केस 2007 में, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। मतलब कोर्ट उसे जांच सकता है? हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि वो कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। तो ये जो कवच था वो अब पूरा अभेद्य नहीं रहा? नहीं, अब वो पूरी सुरक्षा नहीं है जो शायद शुरू में सोची गई थी। ये दिखाता है कि कैसे संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश चलती रहती है। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची, इसे तो हम लोग आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। ये 1985 में आई 52nd संशोधन से इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी अचानक? अचानक नहीं, बल्कि उस दौर में, मतलब 70 और 80 के दशक में भारतीय राजनीति में एक बड़ी समस्या आ गई थी। क्या? ये आया राम गया राम वाली संस्कृति। हाँ, सुना है। मतलब विधायक, सांसद, पार्टियां बदलते रहते थे। हाँ, अपने फायदे के लिए या सरकार गिराने बनाने के लिए। इससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं और लोगों ने जो वोट दिया था उसका भी अपमान होता था। तो इसी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया? जी, 10वीं अनुसूची यही कहती है कि अगर कोई चुना हुआ सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ दे या पार्टी विप के खिलाफ जाकर वोट करे। विप मतलब पार्टी का निर्देश? हाँ, तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। कुछ शर्तें और अपवाद भी हैं इसमें। तो क्या ये कानून कामयाब रहा है? क्या दल बदल रुक गया? इसके नतीजे मिले जुले रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसने व्यक्तिगत स्तर पर जो लोग अकेले पार्टी छोड़ते थे उसे तो कुछ हद तक रोका है। पार्टियों को भी थोड़ी मजबूती मिली है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। हाँ। कहा जाता है कि ये कानून पार्टी के बड़े नेताओं को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है और विधायक या सांसद की अपनी आवाज दब जाती है। हाँ, वो अपने क्षेत्र के लोगों की बात या अपनी अंतरात्मा की आवाज शायद न उठा पाए क्योंकि उन्हें पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है। विप का डर रहता है। और इसमें कुछ छूटे भी हैं, जैसे अगर पार्टी का विलय हो जाए तो उनका कई बार गलत इस्तेमाल भी देखा गया है। तो मतलब इरादा तो अच्छा था, पर इस पर अभी भी बहस है। हाँ, ये स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का एक मुश्किल सवाल है। ठीक है, और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, ये दोनों एक साथ आई 1992 में। जी, 73 में और 74 में संविधान संशोधन से। 11वीं पंचायतों के लिए और 12वीं नगर पालिकाओं के लिए।
ये तो बहुत बड़े सुधार थे, है ना? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला इनसे। बिल्कुल, ये दोनों संशोधन भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक, ग्रासरूट लेवल तक ले जाने की दिशा में मील के पत्थर हैं। आजादी के बाद से ही बात तो हो रही थी स्थानीय स्वशासन की। हाँ, बातें हो रही थी, समितियां बन रही थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा और असली शक्तियां नहीं मिली थी। तो 73वें संशोधन ने पंचायतों को यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी। जी, और 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय लिस्ट किए गए जिन पर पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। क्या क्या है इसमें मोटे तौर पर? इसमें कृषि है, भूमि सुधार, छोटी सिंचाई, पशुपालन, गांव में घर बनाना, पीने का पानी, सड़कें, बिजली, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, महिला और बाल विकास, शिक्षा, मतलब गांव के जीवन से जुड़े लगभग सभी जरूरी पहलू हैं। और 12वीं अनुसूची ने यही काम शहरों के लिए किया, नगर पालिकाओं के लिए। हाँ, 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया और 12वीं अनुसूची में 18 विषय लिस्ट किए गए जो शहरों के शासन से जुड़े हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें अर्बन प्लानिंग है, जमीन का सही इस्तेमाल कैसे हो, सड़कें, पुल, पानी की सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई, फायर ब्रिगेड, शहर में पेड़ लगाना, झुग्गी झोपड़ियों का सुधार, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, ये सब। तो इन दोनों का मकसद था पावर को नीचे तक पहुंचाना, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि स्थानीय लोग अपने विकास और शासन में खुद भागीदार बने, लोकतंत्र ज्यादा समावेशी और असरदार बने। लेकिन क्या ये पूरी तरह लागू हो पाया है? क्या पंचायतों और नगर पालिकाओं को सच में सारी शक्तियां मिल गई हैं? देखिए, ये काफी हद तक राज्यों पर निर्भर करता है। संविधान ने तो रास्ता दिखा दिया, पर असल में कितनी शक्तियां, कितना पैसा और कितने कर्मचारी नीचे तक पहुंचते हैं, इसमें अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। ये एक जारी प्रक्रिया है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये 12 अनुसूचियां सिर्फ संविधान के आखिरी में लगी हुई लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में प्रशासन चलाने, शक्तियों को बैलेंस करने, देश की जो इतनी विविधता है उसको संभालने और लोकतंत्र को मजबूत करने के बहुत जरूरी औजार हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। पहली 4 को देखें तो वो प्रशासन को साफ करती हैं, संघीय व्यवस्था बनाती हैं। 5वीं और 6ठी खास जरूरतों का ध्यान रखती हैं। 7वीं केंद्र राज्य के रिश्तों की चाबी है। 8वीं भाषाओं का सम्मान करती है। 9वीं सामाजिक न्याय के कानूनों को बचाने की कोशिश करती है, हालांकि अब सीमाएं हैं। 10वीं राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास है। और 11वीं 12वीं जमीनी लोकतंत्र की नींव हैं। ये अनुसूचियां ये भी दिखाती हैं कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ एक आदर्शों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश चलाने का एक प्रैक्टिकल और लगातार अपडेट होता रहने वाला नक्शा भी है। तो आज हमने भारतीय संविधान की इन 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियों को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि ये 8 से 12 कैसे और क्यों हुई। ये देश के भूगोल से लेकर वेतन, शपथ, शक्तियों के बंटवारे, भाषा, विशेष क्षेत्रों, दल बदल और स्थानीय शासन तक कितने सारे पहलुओं को विस्तार देती हैं। और इनकी समझ होना मेरे ख्याल से भारत की शासन प्रणाली और संवैधानिक बारीकियों को बेहतर ढंग से जानने में बहुत मदद करता है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से सोचा था और बाद में जरूरत के हिसाब से उसमें कैसे बदलाव भी किए गए। बिल्कुल। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु। हमने 7वीं अनुसूची की बात की, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जी, जरा सोचिए, अगर भविष्य में मान लीजिए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा या महामारी जैसे नए मुद्दे जो अब बहुत बड़े हो गए हैं, उनके कारण इन सूचियों में बड़ा फेरबदल करना पड़े। ये संभव है। मान लीजिए कुछ विषय राज्य सूची से हटाकर संवर्ती या संघ सूची में डाल दिए जाएं, या कोई नई सूची ही बनानी पड़ जाए। तो इसका भारत का जो नाजुक संघीय संतुलन है, राज्यों की जो स्वायत्ता है और पूरी शासन व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि ऐसे बदलावों के क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।